एक बार फिर आपका स्वागत और बारी हमारे डिबेट नंबर 2 की। आज अमित शाह का एक कथित बयान को लेकर उनके विरोधी पार्टियों ने जमकर राजनीति शुरू कर दी। मामला यह था कि क्या अमित शाह और उनकी पार्टी इस बात से मुकर रही है कि वो भारत में अच्छे दिन लाने के लिए कटिबद्ध है, अपना वचन से पीछे हट रही है। इस चीज को लेकर बहुत हल्ला मचाया गया, बहुत हंगामा मचाया गया, बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन शाम होते होते बीजेपी ने पलटकर अपने विरोधियों पर वार किया। वो असली आवाज को, असली वीडियो को, असली ऑडियो को वो सामने लेकर आए जिसमें ऐसी कोई बात थी ही नहीं। तो क्या विपक्ष अब इस पूरे मामले को तूल देने के लिए क्या करने वाला है? बड़ी बहस करेंगे उसी इशू पर, लेकिन पहले देखते हैं कि आज दिन भर क्या ये गहमा गहमी रही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान पर। अगर चुनाव से पहले बीजेपी बता देती कि ये लोग अच्छे दिन 25 साल में लाएंगे तो क्या लोग इन्हें वोट देते? मोदी जी के राजनीतिक जुमले की व्याख्या उन्होंने आज कर डाली जब ये कहा कि वो 60 महीने में देश की स्थिति बदलने वाली बात भी मात्र जुमला था। 25 साल अब वो मांग रहे हैं, देश निर्णय करे। तमाम सियासी दलों ने मंगलवार सुबह एक अंग्रेजी अखबार में छपी एक खबर को हाथों हाथ लिया। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छे दिन लाने के लिए 60 साल बनाम 60 महीने का नारा दिया था। उन्होंने 60 महीने मांगे थे, लेकिन इस अखबार की खबर के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसके लिए 25 साल मांगते दिख रहे थे। तो विरोधी मोदी सरकार को एक बार फिर घेरने में जुट गए। लिहाजा बीजेपी को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। बीजेपी के मुताबिक अमित शाह के बयान को अखबार ने गलत तरीके से पेश किया। सबूत के तौर पर बीजेपी ने भोपाल में अमित शाह के दिए बयान को मीडिया को सुनवाया भी। आप भी सुनिए। देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों से हम भागते हैं। महंगाई तो हम 5 साल में कम कर सकते हैं, देश की सीमाओं को तो हम 5 साल में सुरक्षित कर सकते हैं, विदेश नीति को रीड्राफ्ट करके भारत का गौरव तो प्रस्थापित कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं, युवाओं को रोजगारी भी दे सकते हैं, गरीबी भी दूर कर सकते हैं, बेकारी भी दूर कर सकते हैं। मगर 5 साल के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का सपना समाप्त नहीं होता। वो तभी हो सकता है जैसे कांग्रेस को आजादी के बाद एक समय मिला था, पंचायत से पार्लियामेंट तक 1950 से 1967 तक पूरी शासकीय व्यवस्था उनके हाथ में थी। इस तरह से आज से लेकर 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव में विजय ही विजय प्राप्त करना होगा, तब जाकर ये काम हम समाप्त कर पाएंगे। 2 years ago people had stopped having expectations. We finally have a government on which people have trust. भरोसा है लोगों पे, प्रधानमंत्री पे, इसलिए अपेक्षाएं हैं और ये सरकार अपना सभी काम आधारभूत प्रिंसिपल्स पे करती है। बीजेपी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव में मिले बड़े बहुमत के पीछे जनता की भारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं थी। इस तरह की खबरों से न केवल पार्टी बल्कि सरकार की साख पर भी बड़ा असर पड़ता है। यही कारण है कि पार्टी ने न केवल अध्यक्ष के बंद कमरे में हुए भाषण के अंश सार्वजनिक किए, बल्कि केंद्रीय मंत्री को भी उनके बयान का बचाव करने के लिए मैदान में उतार दिया। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। बात क्योंकि अमित शाह से जुड़ी थी, पार्टी अध्यक्ष के बयान से जुड़ी थी, इसीलिए बीजेपी ने देर शामी सही लेकिन सामने आकर अपनी बात को सही तरीके से रखने की कोशिश की। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता PL पुनिया साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, मैं सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, क्या लगता है अब आपको आज के दिन भर के घटनाक्रम के बाद कैसे रैप करेंगे आप? फिर मैं बाकी दोनों के पास डिबेट को ओपन करता हूं। देखिए, अभी अमित शाह जी की जो क्लिपिंग आपने दिखाई उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कहना क्या चाह रहे थे और किस रूप में रखा जा रहा था। ये जो हमारे विपक्षी दल बोल रहे हैं ना, उनकी सोच और हमारी राजनीतिक सोच, उनके लक्ष्य और हमारे लक्ष्य, उनके स्वप्न और हमारे स्वप्न में जो अंतर है ये उनकी प्रतिक्रिया में दिख रहा है।
उनकी सोच सत्ता मूलक है, यानी सरकार बन गई बस उससे जो हम काम कर पाएंगे वो। हमारी सोच सभ्यता मूलक है, यानी उनकी सोच गवर्नमेंटल और हमारी सिविलाइजेशनल है। अमित शाह जी ने कहा कि भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठाने की बात। याद दिलाना चाहता हूं, जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो लोकमान्य तिलक ने कहा था ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उसके बाद भी यदि हमारे विरोधियों को समस्या हो तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज पढ़ लें। आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, केवल राज तक सीमित रह गई, उस स्व का तत्व का लोप हो गया उस स्वराज्य में। उस स्व को प्रतिस्थापित करना, ताकि भारत जो एक देश नहीं अपने आप में एक फिनोमिना है पूरे वर्ल्ड में, उसकी वास्तविकता है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं दुनिया को भी मार्गदर्शन कर सकती है। अच्छा शासन, अच्छी महंगाई, महंगाई पर नियंत्रण, विकास, ये सब चीजें तो एक बीच के पड़ाव हैं। पुनिया साहब, लक्ष्य क्या है ये हमारी पार्टी समझती है, पुनिया साहब और ये लोग नहीं समझते, इसलिए इनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार की रहती है। पुनिया साहब, एक तो जवाब दीजिए इनकी बातों का, और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने बयानबाजी करने में, रिएक्शन देने में जल्दबाजी कर दी बगैर फैक्ट जांचे हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इनका कार्यक्रम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था भोपाल में, और उनसे संबंधित जो मीडिया की ब्रीफिंग हुई या उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में उसको छापा, वो स्पष्ट रूप से था और उसमें यही आया था कि हमको अच्छे दिन लाने के लिए 25 साल चाहिए। उस पर प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक था। अब आपने कहा है, अब पूरा स्क्रिप्ट आपके सामने लाया है, तो उसमें भी कौन से ऐसे पड़ाव हैं? आप तो कह रहे हैं कि महंगाई कम करना और ये सब तो बीच में पड़ाव है, और अंतिम तो किस स्थिति में क्वांटिफाई करके आप विश्व के गुरु के रूप में पहुंचना चाहते हैं? और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अब 1.25 साल हो रहे हैं, और 1.25 साल के अंदर अगर समीक्षा की जाए, जो वादे किए थे, अच्छे दिनों के भी वादे किए थे, जिसका आप प्रतिक्रिया के रूप में आया कि 25 साल चाहिए, आपने कहा कि नहीं 25 साल नहीं, हमने ये बात नहीं कहा था, मान लेते हैं उसकी बात। लेकिन बाकी जितने वादे किए थे, आपने जो रोजगार देने के लिए नौजवानों के लिए कहा था कि 10 करोड़ 5 साल में रोजगार देंगे, हमें तो कोई नजर नहीं आया कि स्किल इंडिया के माध्यम से उनको रोजगार देने की कोई व्यवस्था की गई हो। और जो कहा था कि 15 लाख रुपया तो ब्लैक मनी इतना है हिंदुस्तान के बाहर कि वो हर एक के अकाउंट में 15 से 20 लाख तो यूं ही चला जाएगा, ये भी कहा था ब्लैक मनी के बारे में। अनेक ऐसे आप बीजेपी पर हमला करिएगा, आप डिबेट चालू है। मेरा आपसे सवाल सीधा सा था। सौरभ भारद्वाज के पास आता हूं, फिर डिबेट को ओपन करते हैं। सौरभ, मैं आपसे भी पूछूंगा यही सवाल जो मैंने पीएल पुनिया से पूछा कि आपके नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने, आशीष खेतान ने ट्वीट करने में, साउंड बाइट्स देने में जल्दबाजी कर दी क्या? आपको लगता नहीं है कि आपको फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए थे? कोई जल्दबाजी नहीं। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं सौरभ कि ऑडियो विजुअल का माध्यम है, आप किसी चीज को बगैर सुने कैसे मान सकते हैं कि ये जो बात है, क्योंकि वो बात आपको सूट कर रही थी इसलिए आपने मान ली। देखिए, एक तो ये एडिटेड वीडियो ये ला के एक छोटा सा उसका एडिटेड वर्जन दिखा के कि ये नहीं बता सकते कि जो एक इतने बड़े अखबार ने बात लिखी है वो गलत है। हो सकता है इन्होंने कोई और एडिटेड वीडियो बाहर निकाला हो। दूसरी बात ये है कि आज बीजेपी की परेशानी ये है कि इनके 2 तरीके के कैडर थे। एक आरएसएस बेस्ड कैडर है जो संघीय कैडर है, एक बीजेपी का कैडर है। आरएसएस कैडर की नाराज होने के अपने कारण है कि अब संघ भी रोज़ा इफ्तार की पार्टियां देता है, और बीजेपी के कैडर की परेशानी ये है कि ठीक है आप विश्व गुरु तो 25 साल में बनाएंगे, मगर 5 साल में कम से कम आप एशिया का गुरु तो भारत को बनाएंगे। आज आप सरकार, आपकी सरकार हर जगह विफल है। काला धन आप 1 रुपया भी नहीं ले पाए। आपने बोला था किसान को लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट देंगे, आप कुछ नहीं दे पाए। उल्टा आप किसान की जमीन छीनने के चक्कर में हैं। आपने बोला था युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। आपने बोला महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली। आपने बोला स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी नहीं बना। आपने बोला बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन का नामो निशान नहीं है। सब एक साल में हो बीजेपी का कैडर खुद ऐसा महसूस कर रहा है कि भैया ये सरकार कुछ भी करने वाली नहीं है, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ भूमिका बनाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ भूमिका बनाई जा रही है। मगर देखिए, अगर आपको किसान को मूल लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट देना था तो वो आप 1 साल में दे सकते थे,
उसके लिए क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि 5 साल बाद देंगे? कब देंगे? सुधांशु आपने कितने जी, स्मार्ट सिटी इन बनाने दोनों शुरू बात किए? का जवाब एक तो दीजिए। बना दिया हो, आपको तो 100 बनाने थे। एक तो एडिटेड वीडियो है, एफिडेविट फाइल किया है, एक तो एडिटेड वीडियो शायद आपने एफिडेविट रिलीज फाइल किया किया है, और दूसरा किसानों इन्होंने को। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया ठीक है पुनिया साहब, सुन लिया आपकी बात, जवाब देने दीजिए। श्रीकांत जी, सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, कहा देखिए, सुना आपने? एडिटेड वीडियो मैं वाली कह रहा हूं बात। कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि ये 50% आगे बढ़ाने का वो हम नीति से सहमत नहीं है। तो ये कितना समरसॉल्ट होता है, यू टर्न लिया है। देखिए, जो एडिटेड वीडियो वाली बात कही वो बहुत हास्यास्पद है। जब स्पष्ट रूप से कंटिन्यूम में आपको शब्दशः शब्द के बाद एक शब्द आता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है, फिर भी आप एडिटेड वीडियो की बात कह रहे हैं, तो इस पर मैं कोई कहावत नहीं प्रयोग करना चाहूंगा। जिस प्रकार की बात आती है वो खंबा नोचने वाली बात नजर आती है। दूसरी बात, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी से आप इस बहस में लाकर ना आम आदमी पार्टी के साथ न्याय कर रहे हैं और ना इस बहस के विषय के साथ, क्योंकि वो लोग तो अभी एक पॉलिटिकल ही नहीं बन पाए हैं, अभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी की में चोटें नहीं पा पाए हैं, तो सिविलाइजेशनल इशू के ऊपर वो कहां आकर बहस करने लगे। कांग्रेस कम से कम उन्होंने जो भी कार्य किया, काम किया या काम तमाम किया, मगर 125 साल पुरानी पार्टी तो है। आम आदमी पार्टी ट्वीट करती है, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं अमित शाह के उस कथित बयान पर। उनके अंदर एक बाल सुलभ उच्छृंखलता है कि जो किसी भी चीज के ऊपर तुरंत जो है प्रतिक्रिया व्यक्त कर देना, जानकारी मिले नहीं मिले, सही हो गलत हो, बोला और बात समाप्त हो गई। अब मैं दूसरा, उन्होंने कहा कि कम से कम एशिया का तो आप सिरमौर 5 साल में बना दें। मैं पूछना चाहता हूं सौरभ जी से, बताइए इस समय ग्रोथ रेट हमारी पिछली तिमाही की कितनी है? पिछली 2 तिमाही में 0.1% से ही सही हम चाइना से ज्यादा ग्रोथ रेट पे हैं, उनकी 7.4 7.5। तो एक साल में तो अगर हमने इतना भी कदम बढ़ाया, ये एक मिनट बात तो सुनिए, अगर हम एक साल में हमारी ग्रोथ रेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है 2 तिमाही में, इन 2 क्वार्टर्स, ये एक रिटन प्रूवन फैक्ट है, न्यूमेरिकल आपके सामने, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं, तर्क की। हमारी ग्रोथ रेट बहुत बार ज्यादा रही है। एक नया प्रकार का तर्क आया कि हमारी ग्रोथ रेट जी नहीं, हमारी ग्रोथ रेट चीन से ऊपर सिर्फ एक बार निकली है 2003 और 4 की तीसरी तिमाही में, जब हमारी ग्रोथ रेट 10.4% थी। उस समय भी केंद्र में एनडीए की सरकार थी। ये तथ्य आप वेरीफाई कर लीजिए। पिछले 20 साल में हम केवल 2 बार चीन से आगे एक तिमाही में निकले हैं, एक मोदी जी की सरकार में और एक तिमाही में अटल जी की सरकार में। इसलिए फैक्ट देखने के बाद हम बात करें। और दूसरी बात, पूरा का पूरा विश्व आप लोगों के ऊपर हंस रहा है कि आपने ग्रोथ रेट के आंकड़े ही मैनिपुलेट कर दिए। कोई आपकी ग्रोथ रेट को नहीं मानता है। आपने पूरे के पूरे वो आंकड़े की बाजीगरी करके आपने वो किया, वरना आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट आपका घट गया है। आपका ग्रोथ रेट कैसे बढ़ रहा है? एग्रीकल्चरल आउटपुट आपका घट गया है, आपका ग्रोथ रेट कैसे बढ़ रहा है? सिर्फ आप मैनिपुलेशन करके बेवकूफ देश के लोगों को जरूर बना सकते हैं, मगर पूरे विश्व को नहीं बना सकते। और दूसरी बात, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, 250 MP आपने उतारे थे दिल्ली के अंदर। आपके प्रधानमंत्री ने 7 सभाएं करी थी, अमित शाह गली गली घूमे थे, और आपको दिल्ली की जनता ने इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ 3 सीटें दी हैं। 3 सीटें, सोचिए आप कहां हैं आम आदमी पार्टी के सामने। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं पुनिया साहब के पास आता हूं, वो भी हाथ उठा रहे हैं। सुधांशु जी, मैं सिर्फ एक वाक्य में कहूंगा, इन्होंने हमारे ऊपर बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। यदि एक छोटे से राज्य जो कि व्यवहारिक दृष्टि से शहर है और उसमें 3 महीने के कार्यकाल में प्रचार के लिए 526 करोड़ का बजट रखते हो, तो साफ समझ में आ सकता है कौन कार्य करने में रुचि रखता है और कौन केवल व्यर्थ का प्रचार करके मूर्ख बनाने में रुचि रखता है। इसमें हमें बहस की जरूरत नहीं, जनता समझ सकती। पुनिया साहब आप बोलना चाह रहे थे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को लेकर। देखिए मैं सुन रहा था और बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि साल भर 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार कोई बहुत कुछ कर नहीं पाई है। जो ग्रोथ रेट की बात बार बार कर रहे हैं, तो ग्रोथ रेट में मुझसे सहमत हूं भारद्वाज जी से कि इन्होंने फार्मूला बदला। उस फार्मूले के हिसाब से आपने उसको लगभग 1% हाइक कर दिया, और उसमें हमारा 13-14 का जो ग्रोथ रेट है
वो यूपीए सरकार का भी 6.9 हो गया। पहले ये कहते रहते थे 6.3% है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए के 2004 तक 6% का एवरेज इनका आया है और कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आज इन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। हमको बताइए कौन वर्ग इनसे खुश है? अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग वो पूरी तरह से उपेक्षित हैं। किसान पूरी तरह से उपेक्षित हैं। उनके फसल को उचित मूल्य नहीं मिला। जी, सुधांशु जी का जवाब लेते हैं, फिर मैं विषय पे लौटूंगा। फसल बर्बाद हुई तो उसका मुआवजा नहीं मिला, वो उसका मुआवजा नहीं मिला। आज गरीब पूरी तरह से त्रस्त है, किसान पूरी तरह से त्रस्त है। और जो झुंझुना दिखाए जा रहे हैं उद्योगपतियों को भी अभी कुछ नहीं मिल पाया है, क्योंकि मौके पर जमीन पर कुछ भी तो नहीं देखने को मिला है। अगर पूछा जाए कि क्या एक चीज हमको बता दीजिए, आपने लंबी चौड़ी तकरीर की है, बताने के लिए जवाब सुन लेते हैं सुधांशु जी का। जो पुनिया साहब ने कहा उस पर मैं तथ्य बताना चाहता हूं। यदि पुराने पैमाने की ग्रोथ रेट मानी जाए तो भी इन्होंने आपने बुलाया है, आपने परमिट दी है, तभी हम बोले। इसको तकरीर मत कहिए। मैंने बीच में आपको टोका था, कहा है तभी हम बोले। बीच में आपको टोका था, जवाब देने के लिए आप रुके नहीं, मैं चुपचाप सुनता रहा, उस पर मैंने तकरीर कही। जी जवाब दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि पुनिया साहब जो कह रहे हैं मैं उनकी बात को भी स्वीकार करता हूं कि जो उन्होंने आंकड़ा बताया उस आंकड़े पर भी इनकी सरकार का ग्रोथ रेट 4.5% था। उस पैमाने पर भी हमारा ग्रोथ रेट 5.4% है, यानी 0.9% की वृद्धि हमने पुराने पैरामीटर पे भी की है। और इन्होंने कहा एनडीए में औसत रेट 6 कुछ प्रतिशत थी। सही बात है, आपने 98 में छोड़ा था तब ग्रोथ रेट क्या थी? 4.4%। जब हमने छोड़ा था तो 8.4% थी, इसलिए 6 कुछ की आई थी। हम कहां से कहां ले गए, और आपने 2004 में लेने के बाद जब छोड़ा 2014 में फिर लाके 4.4% पे पटक दिया था। यह हम पुराने ही आंकड़े की बात कह रहे हैं। यहां विषय यद्यपि दूसरा था। 10% तक भी लेके गए थे। नहीं, लेकिन बात आप ही ने एवरेज की निकाली पुनिया साहब, उसी एवरेज का फॉर्मूला सुधांशु जी अपना रहे हैं। लेकिन चलिए मैं वापस विषय पे लौटूंगा। पुनिया साहब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आज नहीं, ये कह रहे हैं हम कहां से कहां ले गए, तो बताना पड़ेगा हम कहां से कहां ले गए थे। पुनिया साहब, अगर अंतरराष्ट्रीय कोई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं व्यवस्था में, हम विषय से भटक रहे हैं। पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा। हम विषय से भटक रहे हैं। उस विषय पे और विस्तार में चर्चा कर मैं लौट के आऊंगा। हमारे टाइम में कारगिल का युद्ध हुआ था, आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, उससे बुरी आर्थिक अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति। पुनिया जी एक मिनट, मेरा सवाल पुनिया जी आप ही से है। आप बोलना बहुत चाह रहे हैं। आपने आज सुबह सुबह साउंड बाइट दी थी उस अखबार की रिपोर्ट को देखकर। मैं वापस विषय पर लौट रहा हूं। आपको लगता है आपने गलती की थी? आपको देश की जनता से आज माफी मांगनी चाहिए? क्या आपने गलत बयानी की, बगैर सुने, बगैर पढ़े, बगैर फैक्ट जाने आपने अमित शाह के उस 25 साल वाले बयान पर गलत बयानी की? पुनिया साहब, नहीं, आपका ये कहना पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है। जब पूरे एक प्रतिष्ठित आपके अखबार जिसकी क्रेडिबिलिटी है, आपके चैनल की भले ही क्रेडिबिलिटी ना हो लेकिन उस अखबार की है, उन्होंने छापा है बहुत उसके साथ में, चलिए उसके ऊपर हमने प्रतिक्रिया दी है। माफी नहीं मांगेंगे? उसमें माफी मांगने की कौन सी बात है? आप माफी नहीं मांगेंगे? किस चीज की माफी मांगना चाहते हैं? अरे आपने बयान दिया, आपने बयान दिया, किस चीज की माफी मांगेंगे? देश की जनता को दिन भर साउंड बाइट सुनाई गई। आपके साथी लोग, आपके मीडिया के साथी लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा कहा है, मैं ये तो कहूं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? साहब मैं ये कहूं हंसने की बात कि आपके साथी लोग, भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान दिया, आप पॉलिटिशियन लोग जो एक ही थाली के लोग हैं, आपके अपने चैनल के लोग, अरे आपके अपने चैनल के लोग, आपके अपने पॉलिटिशियन ने कहा कुछ और कहा, कुछ और मतलब निकाला, तो माफी मांगे तो आप लोग माफी मांगे। आप नहीं मांगेंगे? आप नहीं मांगेंगे जो पॉलिटिक्स करते रहे दिन भर? क्या मतलब निकाला? पुनिया साहब आप नहीं मांगेंगे? इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। है। भारद्वाज, हंसने की बात नहीं, हम और आप हंस रहे हैं। अगर अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों भी आप ही के अपने मीडिया के लोग पहुंचते हैं कि इस तरह की बात कही है, इस तरह की बात कही है, तो उसकी ऑडियो विजुअल का मीडिया में पढ़ते हर चीज प्रूवन है यहाँ पर। माफी मांगे तो आप लोग माफी मांगे, जवाबदेही बनती है। आप लोगों ने भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की उस बयान पर आज।
अरविंद केजरीवाल अमूमन साउंड बाइट नहीं देते हैं सौरभ, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। सर मैं आपको बताऊं कि देखिए इसका पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है। प्रधानमंत्री जैसे ही अपनी पोजीशन पे बैठे थे, सरकार बनके के तुरंत ही प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया था। कई मंचों पे उन्होंने कहा कि 5 साल तो बहुत कम होते हैं, 60 महीने में 60 साल का किए हुए पाप नहीं उठाए जा सकते, वगैरह वगैरह। तो ये जो सिंड्रोम है सरकार का, ये जो कॉम्प्लेक्स है सरकार का, ये कई जगह दिखता आया है। सिर्फ अमित शाह के बयान को छोड़ भी दें तो बार बार किसी तरीके से इस चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमने वादे किए थे वो 5 साल में कोई भी पूरा नहीं होने वाला, इसलिए हम तो दोनों का काम आंक रहे हैं। आप दिल्ली में बैठे हैं, वो केंद्र में बैठे हैं। हम दोनों के 5 साल के बाद पूछेंगे, चाहे सुधांशु की पार्टी हो चाहे सौरभ की पार्टी हो। सुधांशु जी लास्ट 10 सेकंड जी। देखिए आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपसे सिर्फ छोटी सी ये कहना चाह रहा था बात कि आप हमारा मैनिफेस्टो उठा लीजिए और उसमें से देखिए हमने क्या क्या पूरा किया। इनका मैनिफेस्टो उठा के लेके लीजिए, शायद एक भी चीज ऐसी नहीं है। चलिए लास्ट 10 सेकंड सुधांशु जी जवाब दीजिए दोनों बातों का, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए 2 बात कहूंगा। एक तो गुड गवर्नेंस बिल्कुल कमिटमेंट है, मगर वो एक सीढ़ी है। गुड गवर्नेंस तो ताइवान ने भी दिखाई है, सिंगापुर ने दिखाई, जापान ने दिखाई। वर्ल्ड लीडर बने क्या? अरे हमें वर्ल्ड का लीडर बनना गुड गवर्नेंस के साथ। आपकी सोच गवर्नेंस तक खत्म हो जाती है। दूसरी बात, जिस ढंग से दोनों हमारे सहयोगी लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे, आपने कहावत सुनी ना सुमित जी, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वही हालत दिखाई पड़ रही है। अरे अखबार तो दावा कर नहीं रहा है उतनी व्यग्रता के साथ गलत सिद्ध करने में, जितनी व्यग्रता हमें पुनिया जी और सौरभ भारद्वाज जी में नजर आ रही है। तो बिल्कुल सही लगता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। सर विश्वगुरु बनाने के लिए माफी चाहूंगा, इसका कारण है पुनिया साहब, सौरभ जी, सुधांशु जी, मैं माफी चाहूंगा। बहुत खेद है मुझे, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात नेताओं को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि ये टीवी का जमाना है, ऑडियो वीडियो का जमाना है। ऐसे में किसी भी चीज को पढ़ के बगैर उसके फैक्ट जाने, बगैर उसके तथ्य जाने प्रतिक्रियाएं देने की बजाय, राजनीति चमकाने की बजाय, राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय अगर चीजों को जांच परख लिया जाए तो उनकी साख न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि उनकी साख आगे भी बनी भी रहेगी। जल्दबाजी में कई बार आदमी ठोकर खाता है, गिर जाता है, चोट लगती है, नुकसान हो जाता है।